हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। सभी प्यारे बच्चों का जीवी फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहाँ चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इससे पहले की क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन में वो टॉपिक सारे देख लिए थे जिनकी हमें यहाँ पे डिस्कशन करनी है। ठीक है, और आज हम दो टॉपिक कंसिडर करेंगे जिसको आज पढ़ लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कोशिश करेंगे दो तीन टॉपिक मिला के आपको लगभग 20 क्वेश्चन तक कराए जाएं ताकि आपके फंडामेंटल्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रांग हो जाएं। चलिए फालतू की बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सभी का जोरदार स्वागत आपके इस जीवी फाउंडेशन में और आपके इस एस के सर के साथ। तो पहला जो टॉपिक है हमारा जो आज हमें डिस्कस करना है जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसको पहले बहुत अच्छे से समझते हैं। फॉन्ट साइज दिख रही होगी या मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ अगर कुछ हो सके तो और ज़्यादा। ठीक है, ये इनफ होगा मेरे हिसाब से, ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए समझते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि आपने लगभग क्लासरूम में तो पढ़ लिया होगा, मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एक तरीके से आपको यहाँ टॉपिक अगर विजिबल हो तो हम बात करें चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज की। तो चार्ज लाइक मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है डियर स्टूडेंट? लाइक मास। तो मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वैसे यहाँ पे क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज। क्या होती है? चार्ज। बेसिकली जो चार्ज होते हैं वह दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, तो दूसरा क्या होता है डियर स्टूडेंट? नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं बाय कन्वेंशन नेम ऑफ पॉजिटिव एंड अदर इज इलेक्ट्रॉन बाय द कन्वेंशन नेम इज नेगेटिव। और न्यूट्रॉन के पास कोई भी नेट चार्ज नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो क्या प्रॉपर्टीज है फंडामेंटल? ठीक है, तो पहला है चार्ज कैसा होता है? कंजर्व होता है। क्वांटिटी द नेट चार्ज इज एन आइसोलेटेड सिस्टम और हमेशा रिमेन्स क्या रहता है? कांस्टेंट। मतलब हम एक सिंपल भाषा में आपको कहें, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन रिमेन कांस्टेंट, और आई कैन से दैट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। दूसरी बात करें, चार्ज क्वांटाइज होता है। कहने का मतलब द चार्ज ऑन एनी पार्टिकल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, नेमली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्यू बराबर क्या होता है? प्लस माइनस एनी, जहां पे एन एक नेचुरल नंबर है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन मल्टीपल में आ सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10,000 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं चार्ज का क्वांटाइजेशन हो सकता है। अब क्वांटाइजेशन को थोड़ा सा आप डिवाइड करके समझें, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है जेशन। क्वांटिटी का मतलब होता है यहाँ मात्रा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जेशन का मतलब होता है किसी चीज का ट्रांसफर होना। तो मैं सिंपल भाषा में कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, इसे भी हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला आपके सामने है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, जहां आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क विथ फ्रैक्शनल वैल्यू, हाउएवर क्वार्क्स डू नॉट अकर इन अ फ्री स्टेट। तो अब देखो, अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि क्वार्क्स जो होता है वो किसका बना होता है, तो वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है? तो सभी को आइडिया होगा, न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज में क्या नहीं हो सकता? चेंज नहीं आ सकते। अनलाइक मास, लेंथ, टाइम, चार्ज ऑन बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन एंड रेफरेंस फ्रेम। इस वर्डिंग का मीनिंग ये है ऑल माय डियर स्टूडेंट कि आप चार्ज की स्पीड बढ़ा दो, चार्ज का आप क्या करें डियर स्टूडेंट? वेरिएशन ले आए, तो भी चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 नेगेटिव में, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स चार्ज एक तरीके से क्या है? इनवेरिएंस है, जो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, जिस तरीके से क्या है डियर स्टूडेंट? मास। चार्ज इज एक स्केलर क्वांटिटी है और इट इज एडिटिव। मतलब चार्ज को हम कहेंगे कि इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, पर मैग्नीट्यूड जरूर होता है, इसलिए चार्ज को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। चार्ज के पास एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब
पूरे सिस्टम में जितने भी चार्जेस होते हैं इन सब का क्या होता है, सम होता है, एडिशन होता है। उसी को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, लेकिन अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट। मतलब ये तरीके से सिंपल भाषा में कहें कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल। क्या करेंगे, रिपेल। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक आपको समझ में आया गया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। एज वेल एज आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको हम नोट्स फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही के वही आपके पास। इसके आगे बात करते हैं ऑक्सिलरी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑक्सिलरी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। एक इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड इन एडिशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये है, अगर कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन पे है तो उसके पास केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन अगर वही चार्ज किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, तो 101% इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक और फील्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जिसका नाम होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, एन एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये चैप्टर जो 8 है उसमें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका कहने का मतलब ये है, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेशन में आता है, या एक्सेलरेटेड चार्ज क्या होता है, जब कोई चार्ज की स्पीड में लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आप छोटी क्लास जैसे 9th में पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड है तो मान के चलिए वो किसको प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है या उसको पैदा कर रहा है। तो ऑक्सिलरी दो प्रॉपर्टी हमने समझी कि अगर कोई चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ किसको लेकर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड को लेकर आएगा। और हमने ये भी समझा कि कोई चार्ज अगर एक्सेलरेटेड है, मीन्स उस चार्ज की स्पीड में लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो किसको डेवलपमेंट करेगा या किसका प्रोडक्शन करेगा, EM वेव का। अब बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग बाय अ बॉडी। तो बॉडी को चार्ज करने के लिए आपके पास अलग अलग मेथड है। फ्रिक्शन से भी चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन जिसमें डायरेक्ट दो बॉडी कांटेक्ट में आती है, जिसमें अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आती है, तो अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो यहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, यहाँ बॉडी जो है वो अनचार्ज बॉडी किसके नियर आती है, चार्ज बॉडी के, और चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या कर देती है, चार्ज। ठीक है, सिंपल है। अगर आप समझ पाए तो मैंने अगर रिमोट दबाया और AC ऑन हो गया तो आप समझ सकते हैं कि ये इंडक्शन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, इंडक्शन। टीवी चालू करने के लिए मैंने टीवी के पास गया, उसका बटन दबाया तो मेरा फिंगर और टीवी का बटन दोनों कॉन्टैक्ट में आए। एक तरीके से मैंने यहाँ क्या किया है, कंडक्शन यूज किया है। मैं चल रहा हूँ डियर स्टूडेंट, मैं मोशन में आ रहा हूँ, तो वो फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। मैंने दोनों हैंड को रब किया और दोनों हैंड क्या हो गए, हॉट हो गए, ये भी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहलाएगा। एज वेल एज छोटे बच्चे जब होते हैं, हम एग्जाम्पल सर्च कर रहे हैं, स्केल को रब किया और स्मॉल पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो गए उस स्केल से, वो भी किसका एग्जाम्पल है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि ये लेक्चर्स 15 मिनट्स का हो। अगर टॉपिक बचता है तो कल डिस्कस कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इरेडिएटेड कंडक्टिंग बॉडी बाय सुटेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो तीनों मैंने समझा दिए, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। Heating a body at high temperature by applying a large electric field, in all the above method body regain electrical neutrality over a period of time। ये सारे उसी के एग्जाम्पल है। Whether a body is charged or not and if charged, the type and extent of charge can be detected by the device is called electroscope। सर ये क्या चीज़ है, तो इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसके अंदर हम गोल्ड फॉइल यूज करते हैं। ठीक है, और गोल्ड लीफ होती, सॉरी फॉइल नहीं, लीफ। तो गोल्ड लीफ अगर दूर जाती है, मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रोस्कोप मार्केट से खरीद के लाए, तो जो इलेक्ट्रोस्कोप में एक रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और आपको किसी ने बोला ये मेरे पास एक रॉड है, बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें ये तो पता है कि हम जो इलेक्ट्रोस्कोप मार्केट से लाए हैं वो पॉजिटिव है, और जो रॉड आप अगर पास में लेके आए, आप इलेक्ट्रोस्कोप के पास, अगर गोल्ड लीफ दूर चली गई, इसका मतलब मान के चलिए दूर जाना मतलब रिपेल हो रहा है। तो हमारा जो गोल्ड लीफ है वो हम पॉजिटिव चार्ज वाला लाए मार्केट से,
तो 100% जो रॉड आप पास में लेके आए हैं इस इलेक्ट्रोस्कोप के, वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्कोप को मार्केट से जो खरीद के लाए वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो रोड भी एक पॉजिटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से गोल्ड लीफ दूर चली गई है। ठीक है, ये दिखता है, बिल्कुल प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेबल है। अगर मैं कोई ऐसी रोड लेके आ जाऊं पास में और गोल्ड लीफ क्या चली जाए, पास में चली जाए, अट्रैक्ट हो जाए, तो मान के चलिए कि मुझे तो ऑलरेडी पता है कि मैं जो मार्केट से इलेक्ट्रोस्कोप लेके आया हूँ वो है कैसा डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव। तो डेफिनेटली जो मैं वहाँ पे रॉड लेके आया हूँ वो कैसे चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। ये कुछ तरीके हैं जो हमें यहाँ पे बताते हैं कि जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। अब बात करते हैं एक और टॉपिक जिसका नाम क्या है, ये भी थोड़ा समझना। तो जो हम द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी मेजर बाय डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोमीटर, मतलब किसी बॉडी पे कितने चार्जेस हैं उसको मेजर करने के लिए जिस मीटर का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमीटर नाम है। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक जिसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं, जिसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट, कुलॉम्स लॉ। तो कुलॉम्स लॉ एक तरीके से हम कह सकते हैं एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन हो सकता है दो चार्जेस के बीच में, और वो चार्जेस कैसे होनी चाहिए, पॉइंट चार्जेस। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई, और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ठीक है, इन दोनों के बीच। अब ऐसा क्यों होता है, देखिएगा ध्यान से, एक Q1 है और एक हमारा क्या है Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है बेटा, R है। अभी पहला स्टेटमेंट मैंने कहा कि ये Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली किसके होता है, स्क्वायर के। सर ये स्क्वायर क्यों है, सर R क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे। तो माय डियर स्टूडेंट, Q2 किस डिस्टेंस से Q1 पे फोर्स लगा रहा है, R, और Q1 किस डिस्टेंस से Q2 पे फोर्स लगा रहा है, R। तो Q1 का जब फोर्स Q2 पे लग रहा है तब R डिस्टेंस आएगी, और Q2 जब Q1 पे फोर्स लगाएगा तब R डिस्टेंस आएगी, तो R इंटू आर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा F प्रोपोर्शनल टू, दोनों को साथ में लिख दिया हमने, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल हटाते ही कांस्टेंट आया जिसको हम बोलते हैं K, और K का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। ठीक है, तो यहाँ K की वैल्यू भी ध्यान रखनी है, 9 इंटू 10⁹9, और साथ साथ में, ठीक है, स्टेट बोर्ड वाले CBSE वाले अपने फंडामेंटल ध्यान रखना, यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एप्सिलॉन नॉट, ये वाला, इसे कहते हैं परमिटिविटी इन एयर एंड वैक्यूम, या फ्री स्पेस भी आप कह सकते हैं, और इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और जो इसकी एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होती है वो जस्ट रिवर्स किसके होती है, के रिवर्स होती है। मीन्स यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर था, यहाँ ऊपर आ जाएगा कूलॉम स्क्वायर और नीचे आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेरी सिंपल। डायमेंशन फॉर्मूला, तो परमिटिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछा हुआ है, m-1 L-3 T⁻⁴ e⁻² है। एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन द 1 फॉर अ मीडियम अदर देन अ वैक्यूम, और एयर के लिए जो एप्सिलॉन आर क्या है, यहाँ एक तरीके से हम कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है, इसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहा जाता है, और तीसरा नाम इसका रहता है स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट भी इसे कहा जाता है। इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड डिनोटेड बाय के से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, के से। कूलॉम्स लॉ इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम, तो ध्यान रखना कूलॉम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए, और वो पॉइंट चार्जेस किस में होने चाहिए, वैक्यूम में। द प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम मॉडिफाई द फोर्स विच इज अप्रोक्सीमेटली F is equals to K Q1 Q2 upon R square, yes or no, where epsilon R is called the permittivity of the medium, तो एक रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, अब बात करते हैं कूलॉम्स लॉ का कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो आप वेक्टर फॉर्म को देख सकते हैं, खाली वेक्टर फॉर्म में याद रखना, अगर आपने 11th बहुत अच्छे से पढ़ी है तो ऊपर कैप आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, एक तरीके से हमने कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसीडर कर लिया। पहला हमने यहाँ डिस्टेंस कंसीडर किया r1, और दूसरा हमने कंसीडर किया कर लिया r2। तो मान लेते हैं जो Q1 चार्ज है वो ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पे है, और Q2 जो चार्ज है वो ओरिजिन से r2 डिस्टेंस पे है। दोनों का रिजल्टेंट जो शो होगा वो कहलाएगा वेक्टर r21, और r21 का जो डिस्टेंस निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं, तो आप सभी को पता है हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड r2 माइनस r1।
ठीक है, ओके। तो नॉर्मली अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो F12 या F21, मतलब यहाँ सेकंड चार्ज फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है और यहाँ फर्स्ट चार्ज सेकंड पे लगा रहा है, मतलब कह सकते हैं सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड बाय 1/2 ऑन 1/2, मतलब यहाँ सेकंड चार्ज 1 पे फोर्स लगा रहा है, यहाँ फर्स्ट चार्ज 2 पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो दोनों देखिए, दोनों का एक्सप्रेशन क्या है, सेम है डियर स्टूडेंट, बस एक्सप्रेशन कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ R21 कैप में, यहाँ R12 है और इधर नीचे आ जाएगा R12 का स्क्वायर। और यहाँ आपको ऑलरेडी पता है कि R21 कैसे लिखा जाता है, R2 माइनस R1, तो सर R12 कैसे लिखा जाएगा, दैट इज R1 माइनस R2 एज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब कुछ चीज़ें जो अपने को याद रखनी है, ठीक है, जो हमें बहुत अच्छे से माइंड में सेट होनी चाहिए, जिससे हम समझ पाएंगे चीज़ों को अच्छे से। तो अभी हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, ठीक है, कुछ थ्योरी हम कल भी कवर कर लेंगे। कूलॉम्स लॉ इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। अगर बात करें, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मैटर विच ऑक्यूपाई फाइनाइट वॉल्यूम, और टू सिंप्लीफाई दिस सिचुएशन यूजुअली चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय द चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इमेजिन concentrated at a single point such as charge is called the point charges। मतलब यहाँ एक तरीके से मैं कहूँ, एक सिंगल चार्ज जो दूसरे से कहीं अफेक्ट नहीं होता हो, अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस चार्ज को सिमिलर चार्ज से ही क्या किया जाए, या जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो वही उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और सारा का सारा चार्ज उस सिंगल पॉइंट में क्या हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो। The gravitational force is usually neglected while studying the force between the electrical charges because gravitational force is negligible compared to electrostatic force, and the ratio of the electrostatic force of repulsion to the gravitational force of attraction between the two electrons separated by 1 meter is about 1.7 into 10 to the power 43। तो ये याद रखो तो भी ठीक है, इतना पूछता नहीं है, लेकिन ये याद रखना, जब भी हम दो चार्जेस के बीच में कूलॉम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है। क्योंकि जब न्यूमेरिकल में अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का बात भी करें तो पहले ही समझिए कि कूलॉम फोर्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, जहां हम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करते हैं, इग्नोर। द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ मीडियम इज नियरली कांस्टेंट, और ये टोटली किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है, और टोटल चार्ज जो सिस्टम में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जो परमिटिविटी है वो आपकी किस पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है, एज वेल एज टोटल चार्ज जो टोटल चार्ज सिस्टम में प्रेजेंट है उस पे ये डिपेंड करती है। एप्सिलॉन आर इज ओनली नंबर एंड हैज नो यूनिट, सो एप्सिलॉन आर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, द यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलॉम होती है। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे आपको बता चुका हूँ, -1.6 10 टू द पावर -19 कूलॉम। 1 कूलॉम चार्ज, ठीक है, एक कूलॉम में कितने चार्जेस होते हैं, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये न्यूमेरिकल है, आपने सॉल्व भी किया होगा डियर स्टूडेंट क्लास 10th में, कि 1 कूलॉम में कितने चार्जेस होते हैं, तो हमने फॉर्मूला लगाया था Q बराबर NE। Q बराबर 1 कूलॉम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डिवाइड होगा, चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19 ऊपर जाएगा, +19 होगा, और 6.25 का ऊपर आ जाएगा 100, और पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इधर, सॉरी 1.6 का ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 10, उसको सॉल्व करेंगे पावर लेकर, ये 6.25 के आसपास आएगा। अ टेस्ट चार्ज इज हाइपोथेटिकली इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चार्ज एंड कीप्ड एट अ पॉइंट इवैल्यूएट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द फील्ड। अब एक नया टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे पहले एक लाइन यहाँ पे यूज की गई है कि एक टेस्ट चार्ज क्या होता है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि टेस्ट चार्ज क्या है। एक तरीके से स्मॉल वैल्यू ऑफ द चार्ज, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, इनफाइनाइट इज स्मॉल चार्ज कीप्ड एट अ पॉइंट टू इवैल्यूएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तरीके से यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज को समझते हैं, एक तरीके से ये हाइपोथेटिकली स्मॉल चार्ज है, वो एक तरीके से इसलिए हम रखते हैं ताकि हमें पता चले कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। मतलब इसका नाम हमने टेस्ट चार्ज ही क्यों रखा, क्योंकि हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम टेस्ट चार्ज को यूज करते हैं, या उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द फील्ड, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिना इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब किए हुए। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो टेस्ट चार्ज है उसकी, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, सुपरपोजिशन वगैरह।
आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा और एज वेल एज आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रखे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ हो। क्लास इज ओवर। थैंक यू।